नमस्कार। भारत गाथा के आज के भाग में मैं लेकर आई हूँ भारतीय इतिहास के उन रोमांचकारी पलों की कहानी जब आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से मगध सर्वशक्तिमान बनने की ओर अग्रसर था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मगध के महान सम्राट अजातशत्रु की। सम्राट अजातशत्रु का शासनकाल मगध के सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। सम्राट अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार के साम्राज्य को न केवल विस्तारित किया बल्कि उसे सुदृढ़ और मजबूत भी किया और मगध 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिमान जनपद बन गया। सम्राट अजातशत्रु का शासनकाल राजनीतिक षड्यंत्रों की कहानी तो है ही, साथ ही इसमें वैशाली की नगर वधू आम्रपाली और अजातशत्रु के प्रेम की कोमल गाथा भी है। लेकिन इस रोमांचक काल में एक काला अध्याय भी है जिसमें सत्ता की चाह में मानवीय रिश्ते लहूलुहान हुए। अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को कैद कर लिया, जेल में डाल दिया और उसके दुखद अंत का जिम्मेदार बना। अजातशत्रु भारतीय इतिहास में एक पितृहंता शासक के रूप में याद किए जाते हैं। लेकिन अजातशत्रु के व्यक्तित्व से अगर आप इस पहलू को निकाल दें तो वह एक शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। बिम्बिसार ने मगध पर 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। अपने पिता बिम्बिसार की तरह अजातशत्रु ने भी मगध के साम्राज्य के विस्तार के लिए प्रयास शुरू कर दिए। कौशल का राजा प्रसेनजीत अजातशत्रु का मामा था, लेकिन बिम्बिसार को जेल में डालने की घटना से वह नाराज हो गया और उसने काशी के प्रांत पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। प्रसेनजीत और अजातशत्रु के मध्य कई बार युद्ध हुआ, जिसमें एक बार प्रसेनजीत पराजित हुआ और उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ली, किंतु दूसरी बार अजातशत्रु पराजित हुआ और उसे प्रसेनजीत ने बंदी बना लिया। लेकिन दोनों के बीच संधि हो गई और प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया और पुनः काशी अजातशत्रु को दे दिया और काशी को अंतिम रूप से मगध में मिला लिया गया। अब अजातशत्रु ने वैशाली के बज्जी संघ के लिच्छवी शासकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। इसके कई कारण थे। गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान थी जिसमें बज्जी संघ और मगध दोनों के लिए बराबर बराबर की हिस्सेदारी थी, लेकिन बज्जियों ने समझौते का उल्लंघन कर संपूर्ण खान पर अधिकार कर लिया और अजातशत्रु इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त बिम्बिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने दोनों पुत्रों हल्ल और बेहल्ल को अपना हाथी सेयंगांग तथा रत्नों का हार दिया था। अजातशत्रु ने बिम्बिसार की हत्या के बाद अपने दोनों भाइयों से इन वस्तुओं की मांग की। हल्ल और बेहल्ल अपने नाना चेटक के पास भाग गए। अजातशत्रु ने लिच्छवियों से अपने सौतेले भाइयों को वापस देने के लिए कहा, जिसे चेटक ने अस्वीकार कर दिया और अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। इसके अलावा मगध और बज्जी संघ के बीच का संघर्ष गंगा नदी के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी होता था, क्योंकि यह नदी उस वक्त पूर्वी भारत में व्यापार का प्रमुख माध्यम थी। उस समय चेटक लिच्छवी संघ का प्रधान था और उसने 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गढ़ राज्यों को एकत्र कर मगध नरेश के विरुद्ध एक सम्मिलित मोर्चा तैयार किया था। लेकिन यहाँ अजातशत्रु ने कूटनीति से काम लिया। उसने बज्जियों के संभावित आक्रमण से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए सबसे पहले पाटलिपुत्र में एक मजबूत किले का निर्माण करवाया। बज्जी संघ और लिच्छवी गणराज्य को पराजित करना आसान नहीं था। उसे पराजित करने के लिए अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध से सलाह मांगी। भगवान बुद्ध ने कहा, बज्जी संघ अजेय है, उसे पराजित नहीं किया जा सकता। बज्जी संघ की एकता ही उनकी ताकत है और जब तक वो एकत्रित रहेंगे उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। अजातशत्रु ने भगवान बुद्ध के इन वचनों को गांठ बांधकर रख लिया और संघ में फूट डलवाने के लिए अपने मंत्री बस्कार को भेजा। बस्कार ने वैशाली में जाकर अपनी कूटनीति से बज्जी संघ में फूट डलवा दी और वे लोग आपस में ही लड़ने लगे। परिणाम स्वरूप
असंगठित लिच्छवी संघ अजातशत्रु की शक्ति का सामना नहीं कर सके। अजातशत्रु ने एक बड़ी सेना के साथ वैशाली पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में उसने पहली बार रथ मूसल तथा महाशिला कंटक जैसे 2 हथियारों का प्रयोग किया। रथ मूसल वर्तमान उपकरण टैंक के समान का एक अस्त्र था जिससे भारी संख्या में मनुष्य मारे जा सकते थे, तो महाशिला कंटक भारी पत्थरों की मार करने वाला शिला प्रक्षेपास्त्र की तरह था। इस युद्ध में लिच्छवी बुरी तरह पराजित हुए। उनका भीषण संहार किया गया और लिच्छवीगढ़ राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब मगध की सीमा हिमालय तक पहुंच चुकी थी। बज्जी संघ को पराजित करने के पश्चात अजातशत्रु ने मल्ल संघ को भी परास्त किया। अब उसका एकमात्र प्रतिद्वंदी अवंती राज्य था। वहां के राजा प्रदोत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए अजातशत्रु ने राजगृह में मजबूत दुर्ग बनवाए। अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह वत्स के राजा उद्यन के साथ हुआ था और वत्स राज्य अजातशत्रु का मित्र बन गया था और वत्स राज्य अवंती तथा मगध के बीच एक मध्यस्थ की तरह काम करता था। अजातशत्रु की धार्मिक नीति इतनी उदार थी कि जैन और बौद्ध दोनों ही धर्म ग्रंथ उसे अपना अनुयायी मानते थे। शुरुआत में अजातशत्रु पर जैन धर्म का प्रभाव था, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। बरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर लिखा हुआ है, अजातशत्रु भगवतो वंदते, अर्थात अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करते हैं, जो उनके बौद्ध होने का पुरातात्विक प्रमाण है। उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। भगवान बुद्ध के देहावशेष को लेकर अजातशत्रु ने राजगृह में एक स्तूप का निर्माण करवाया। उसी के शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था और इस संगति में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को 2 पिटकों विनय पिटक और सूत्र पिटक में संग्रहित किया गया था। जैसा कि बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि अपने पिता की तरह अजातशत्रु का भी दुखद अंत हुआ। उसके पुत्र उद्यन ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि जैन ग्रंथ इस घटना से इनकार करते हैं। अजातशत्रु का शासनकाल मगध की आर्थिक और सामाजिक उन्नति और साम्राज्य विस्तार के लिए तो याद किया जाता ही है, साथ ही भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई घटनाओं, जिसमें भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण तथा प्रथम बौद्ध संगति के आयोजन के लिए भी अजातशत्रु का शासनकाल इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है।